मेरा नाम प्रशांत सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं धोबी समाज के बारे में। धोबी समाज का वास्तविक इतिहास क्या है, उनके गोत्र कौन कौन से हैं, धोबी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्राह्मण धर्म में धोबी समाज का क्या स्थान है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी इस बुक से ली गई है। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैनल के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से इसे ऑर्डर करके आप मंगवा के पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में धोबी समाज की उत्पत्ति के भ्रमित सिद्धांत यानी ब्राह्मण धर्म में जो धोबी समाज की उत्पत्ति है उसके बारे में जो तरह तरह की कहानियां बनाई गई हैं, वो सारी कहानियां भ्रमित करने के लिए बनाई गई और आत्रि तथा वेदव्यास ने नाता, मेदा, भीला, चर्मकार, बुरुड़ तथा कैवर्त और चांडाल, स्वपक, विराट, दास, पशुकर, कोलिका आदि के साथ शामिल किया है। इस हिसाब से वे अंत्यज या अस्पृश्य थे यानी अछूत थे। यहाँ पर धोबी समाज की बात हो रही है कि ये भी अछूतों में ही गिने जाते हैं। आगे इसके बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। हर प्रांत में धोबी समाज का अलग ही इतिहास माना जाता है। धोबी समाज को बिहार में स्थावर देवा गरी भुइया की संतान माना जाता है। किसकी संतान माना जाता है? स्थावर देवा। अब ये स्थावर किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बौद्ध भिक्षु के लिए प्रयोग किया जाता था। इन्हीं की संतान किसको माना गया है? धोबी समाज को माना गया है। आगे लिखा है मिर्जापुर जिला में धोबी रावत जाति से निकला माना जाता है। रावत जाति स्वयं दो शाखाओं में बटी मानी जाती है, दीमापुरी रावत तथा गाजीपुरी रावत। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्हें द्रौप जाति से निकले मानते हैं। रजक शब्द को धोबी का पर्याय माना जाने लगा है। आजकल धोबी शब्द की जगह है, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा अपमानजनक लगता है, तो इसलिए रजक शब्द का प्रयोग आजकल किया जाने लगा है। यहाँ पे लिखा है रामायण ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, परंतु फिर भी इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था का कुछ पता चलता है। आमतौर पर यह प्रसिद्ध है कि एक धोबी के कहने पर राम ने अपनी पत्नी सीता को घर से बाहर निकाल दिया। तमिल रामायण, उत्तरकांड, आनंद रामायण, गुजराती रामायण सार, रामचरितमानस आदि में सीता का राम के द्वारा त्याग तथा धोबी का अपनी पत्नी को त्यागने की चर्चा की गई है। और ये हम देखते हैं कि रामायण में वास्तव में इसकी चर्चा की गई है और आप लोगों ने भी कथा के माध्यम से या खुद पढ़ के इस बात को जाना होगा या जानते हैं। आगे लिखा है बाद के समय में अपनी पत्नी को त्यागने वाले का संबोधन ही धोबी हो गया। यानी बाद के समय में जो लोग अपनी पत्नी को त्याग देते थे उन्हें धोबी ही कहा जाता था। आगे लिखा है जैमिनीय अश्वमेघ अध्याय 26 तथा पद्म पुराण में जिन पुरुषों ने अपनी पत्नी का त्याग किया उन्हें धोबी कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस तरह की बात आई है कि जिन पुरुषों ने अपनी पत्नियों का त्याग किया वो धोबी कहे गए। बौद्ध निकायों या त्रिपिटक में अन्य पेशों के साथ धोबी का जिक्र नहीं आता है, त्रिपिटक में नहीं आता है, लेकिन जो बाद के ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें आता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जाति भास्कर की बात आई है। जाति भास्कर एक बुक है जिसका बहुत जल्द रिव्यू मैं करूंगा। उसमें तमाम जातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो धोबी समाज की उत्पत्ति है वो किससे हुई है ये लिखा है उग्रा स्त्री में वैदेहक से मंजूस जाति का पुरुष उत्पन्न होता है। इसको रजक कहते हैं। यह अंत्यज जाति में प्रथम है यानी अछूत जातियों में पहला है। यह अपनी आजीविका के लिए वस्त्रों को धोया करें। यह लोक में धोबी कहाता है। जाति भास्कर जो बुक है उसमें ये उत्पत्ति बताई गई है धोबी समाज की, जबकि ये सही नहीं है। आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं धोबी जाति की समाज में
अत्यंत निम्न स्थिति पर। लिखा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री J.H. हट्टन के अनुसार भंगी और डोम धोबी को छोड़कर किसी के भी हाथ का खाना खाने में संकोच नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? भंगी और डोम धोबी को छोड़कर बाकी किसी के भी साथ वो खाना खाने में संकोच नहीं करते हैं। वहीं प्रसिद्ध समाजशास्त्री W. विर्क्स ने 1920 में अपनी पुस्तक द चमार में उल्लेख किया है कि चमार धोबी और डोम के हाथ का खाना नहीं खाता है। चमार किसके हाथ का खाना नहीं खाता है? धोबी और डोम इनके हाथ का खाना नहीं खाता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह गंभीर शोध का विषय है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। SC/ST एक्ट के अनुसार यहाँ पर चमार शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, लेकिन बुक में लिखा है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो यूज यहाँ पर हो रहा है वो किसी को अपमानित करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग शैक्षणिक दृष्टि से किया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। लिखा है, हट्टन लिखता है, हिंदू के एक संवाददाता ने समाचार भेजा था 24 दिसंबर 1924 के तिरुनेलवेली जिले में एक जाति ऐसी भी है जिनको देखना भी वर्जित है। वह है आदि वर्णान। धोबी को यहाँ वर्णान कहते हैं। यह जाति कपड़े धोती है, इसीलिए इनसे दोहरी छूत लगती है, देखने से भी और छूने से भी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन्हें मध्य रात्रि से सवेरे तक अपना काम पूरा कर लेना पड़ता है। धोबी समाज की स्थिति ऐसी थी कि ये रात में काम करते थे, 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 4:30, 5 बजे तक, जब सारा समाज सो रहा होता था तब। आगे लिखा है, ये दिन में अपने घरों से नहीं निकल सकते थे क्योंकि इनके दर्शन मात्र से छूत लगती है, यानी इनको देखने से भी आदमी अपवित्र हो जाता है, अछूत हो जाता है। 1924 में हमारे समाज में इस तरह की धोबी समाज की स्थिति थी कि देख भर लेने से आदमी अछूत माना जाता था कि ये अछूत है। इसीलिए उसके नियम तय किए गए थे कि आपको रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में अपने सारे काम कर लेने हैं, फिर दिन में आपको नहीं निकलना है। और इस पर कर्नल जेम्स टॉड ने भी लिखा है कि राजपूत लोग धोबी के गड्ढे को बहुत ही अपवित्र मानते हैं, यानी कोई धोबी है और वो घाट की तरफ कपड़े लेके जा रहा है गठरी बना के, अगर वैसी स्थिति में राजपूत लोग देख लेते थे तो अपवित्र मानते थे। ये कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक में लिखा है। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी है। तो उस समय धोबी समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अब बात करते हैं धोबी जाति की उत्पत्ति का प्रामाणिक सिद्धांत। इस पर अभी तक तो आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में उनके बारे में जो बताया गया, धोबी समाज के बारे में जो बताया गया, उस पर मैंने जानकारी दी। अब जो प्रामाणिक जानकारी है उस पर बात करते हैं कि वास्तव में धोबी समाज के लोग हैं कौन, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में तो उन्हें बहुत ही निम्न, अछूत, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन कोई समाज सीधे अछूत कभी नहीं बनता, कभी ना कभी उसकी स्थिति बदली होगी और वो अच्छी स्थिति में होगा। उस पर बात करते हैं। लिखा है, भारत में जितनी भी अंत्यज जातियां पाई जाती हैं ये मूल निवासी जातियां हैं तथा सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस हैं। ये बात आपको यहाँ समझनी है। आर्यों ने दास, दस्यु, पिशाच, दानव, राक्षस, दैत्य, निषाद, फणी तथा असुर आदि घृणित नामों से इन्हीं के पुरखों को पुकारा है। हिंदू ग्रंथों में जिनको दास लिखा है, दस्यु लिखा है, पिशाच, दानव, दैत्य, राक्षस, निषाद, फणी, असुर लिखा है, वो कोई और नहीं है, भारत के जो मूल लोग हैं उनके ही पूर्वजों को लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, वास्तव में ये आर्यों के छल कपट पूर्ण युद्धों में हारे हुए लोग हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। ये बात तो सही है कि आर्यों ने सीधे तलवार के बल पर भारत के लोगों को पराजित नहीं कर पाया। उन्होंने लोगों को बांटा और आपस में लड़ाया और छल कपट करके उनमें फूट डाल के उन्हें पराजित किया। होली आने वाली है, बस 2 दिन बाकी हैं। होली की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं उस कहानी को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर भी बहुत बड़ा छल कपट किया गया। इसी तरह से अनेक राजाओं के साथ किया गया, उनमें फूट डाली
डाली गई, उन्हें आपस में लड़ाया गया और इस तरह से उनके साम्राज्य को बर्बाद कर दिया गया और उनके जो वंशज थे उन्हें अछूत बना दिया गया और इस तरह से अछूत जातियों की उत्पत्ति हुई। आगे यहाँ पे लिखा है, हारे हुए आदमी को आप हर तरह से अपमानित तथा प्रताड़ित कर सकते हैं। शिक्षा संपत्ति से बेदखल करके उन्हें अपना गुलाम भी बना सकते हैं। अंत्य जातियों के साथ ऐसा ही हुआ। आर्यों के आगमन से पहले भारत के मूल निवासी असुर याक नामक पशु को अपना जाति टोटम मानते थे। आप लोगों ने याक देखा होगा, जिसे चमर पशु कहा जाता है। ये सामने फोटो देखिए। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शंकर का ये प्रतीक है। सांड को नहीं मानते, इसको मानते हैं वो। तो ये जो चमर पशु है, जिसे याक भी कहा जाता है, भारत के जो मूल राजा थे उनका ये टोटम था। ये बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसीलिए असुरों का एक प्रचलित नाम चंबर या चमर भी हुआ, क्योंकि संस्कृत में याक को चमर या चंबर कहा जाता है। यहाँ पर यह भी बहुत समझने वाली बात है कि संस्कृत में जो याक है उसको चमर कहा जाता है। यहाँ से बहुत सी जातियों का इतिहास आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। लिखा है, इन चमर वंशियों में से जिन लोगों ने कपड़े बुनने का पेशा अख्तियार किया उन्हें वैदिक काल में कौलिक कहते थे, यानी कोलीय लोग कहते थे या कोली कहते थे। यानी चमर वंशियों में से ही कोलियों की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर ये पुस्तक का कहना है। आगे लिखा है, क्योंकि वेदों में बुनकर चिड़िया के लिए कौलिक पक्षी शब्द प्रयोग हुआ है तथा ऋग्वेद में प्रसिद्ध असुर सम्राट संबर के पिता को कौलीतर कहा गया है। आज के कोली, कोरी, जुलाहे वैदिक काल के कौलिक यानी बुनकर हैं। ये बात भी आपको समझनी है कि जो कोली हैं, कोरी हैं, जुलाहे हैं, वो वैदिक काल के कौलिक अर्थात जो बुनकर लोग हैं वो हैं। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? चंवर वंश से बताई गई है। अब यहाँ पर चंवर जो वंश है वो कोई छोटा मोटा वंश नहीं है, उससे अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई है, किसी एक विशेष जाति की उत्पत्ति नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका टोटम क्या था? चंवर पशु। आगे लिखा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि याक पशु यानी चमर को अपना जाति टोटम मानने की वजह से मूल निवासी चंबर या चमर शब्द से संबोधित किए गए। ये कोई जाति नहीं थी। दरअसल चमर उन लोगों को कहा गया है जिनका टोटम चमर पशु था, उन सारे लोगों को कहा गया है। और उसी वर्ग में से जिन लोगों ने कपड़े बुनने का काम किया उन्हें कोली, कोरी, जुलाहे कहा गया है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन कौलिक इनका एक व्यवसायिक संबोधन था, यानी व्यवसाय से, उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ नाम था। यही वजह है कि कोरियों, कोलियों व जुलाहे के साथ चमर ध्वनि आज तक विद्यमान पाई जाती है, जैसे चमर जुलाहा, चमर कोरी, कोर चमर आदि संज्ञाएं इस बात की गवाह हैं कि मूल निवासी शुरू में याक को अपना जाति टोटम मानने की वजह से ये लोग चमर कहलाए। प्राचीन समय में हमारे देश में जो राजा थे उनका जो जाति टोटम था वो एक चमर पशु था। और जब कुछ लोग हमारे देश में बाहर से यहाँ आए तो उन लोगों ने उन सभी राजाओं को और उनके जो वंशज थे उन्हें चमर कहा है। फिर बाद में उन्हीं में से कुछ लोगों ने क्या किया कि कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया था। फिर वो लोग कोरी, कोली, जुलाहे कहलाए। और बुनकरों में से ही कुछ लोगों ने कपड़ों को धोकर उन्हें रंगने का काम किया, वो रजक कहलाए। और आगे लिखा है, जब कपड़ों का चलन बढ़ गया तो इन्हीं रजकों में से कुछ केवल मात्र कपड़ा धोने के पेशों से ही संबंधित हो गए, जो बाद में धोबी कहलाए। तो इतना आपको समझ में आ गया। इस प्रकार क्रमशः रुई धुनने वाली धुनिया जाति, कपड़ों पर छापा लगाने वाली छीपा जाति तथा कपड़े सिलने वाली दर्जी जाति भी इन्हीं की विशुद्ध व्यवसायिक शाखाएं हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस धोबी जाति। लिखा है, धोबी समाज के अति प्राचीन काल में अवशेष खोजते हुए हम आश्चर्यजनक सूत्रों तक पहुंच पाते हैं और पाते हैं कि धोबी जाति इस देश की
मूल निवासी जाति है तथा सिंधु घाटी सभ्यता की वारिश है। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी काम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नवल वियोगी जी ने किया है। भारत की आदिवासी नाग सभ्यता एक महान आश्चर्य में वे लिखते हैं कि आधुनिक काल में जब टका या तक्षक जनजाति की पंजाब में खोजबीन करते हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है जिसे टाक क्षत्रिय पुकारा जाता है, जिसका वर्णन डेंजल इब्बत्सन ने अपनी प्रसिद्ध रचना पंजाब कास्ट में किया है। यह जाति अक्सर चीम्बा अथवा छीम्बा जानी जाती है, जो छीपा अथवा संस्कृत शब्द शिल्पा का अपभ्रंश रूप है। ये लोग कपड़े साफ करने, रंगने, छापने अथवा सीने के धंधे करते हैं। जो टाक क्षत्रिय हैं उनके बारे में एक वीडियो में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और उसमें मैंने कई जातियों का जिक्र किया था, आपको याद होगा। बुद्ध के जीवन काल में कोलीय गांव का संघ था जो बुनकर थे। मदर लोग भी बुनकर थे, जबकि तक्षक लोग कपड़े रंगने व धोने यानी सजाने का काम करते थे और उनका व्यापार भी था। बाद में ये लोग कपड़े छापने तथा सीने का धंधा भी करने लग गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि तक्षक लोग कपड़े रंगने धोने ये काम करते थे, इनका व्यापार भी करते थे, छापने का काम करते थे और सिलने का भी काम करते थे। और तक्षक कौन थे? तक्षक मौर्य लोग थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं एक विशेष जाति खुद को मौर्य कहती है, जबकि मौर्यों के वंशज तो बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं और अधिकतर लोग ओबीसी एससी में आते हैं, कुछ राजपूतों में भी हैं। और इसकी जानकारी भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दी थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद जरूर होगा, जिसमें मैंने टाक क्षत्रियों के बारे में आपको बताया था। जैन सूत्रों यानी कल्प सूत्र के अनुसार लिच्छवियों ने एक बार अपने पड़ोसी मल्ल लोगों से मिलकर एक महासंघ बनाया। महासंघ की संयुक्त समिति के 18 सदस्य थे। 9 जो सदस्य थे वो लिच्छवियों के थे और 9 सदस्य थे मल्लों के। और इन लोगों को क्या पुकारा जाता था? लेखछाकी और मालाकी पुकारा जाता था। संयुक्त समिति के सदस्यों का पद नाम गण राजा था। संयुक्त समिति के सदस्यों के लिए अमरकोश का टेक्निकल या परिभाषित शब्द रजक मूल रूप से निर्दिष्ट हुआ है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये रजक लोग राजाओं के वंशज हैं। ये इनका पेशा नहीं था कपड़े धोने का, ये बाद में इन लोगों ने अपनाया है जब इनका राज्य इनसे छीन लिया गया। इसका अर्थ हुआ कि उक्त समाज का संबंध यानी धोबी समाज का संबंध उस युग के संघ के प्रमुखों अथवा राजाओं के साथ था, जिनकी समिति को रजक पुकारा जाता था। राजाओं की जो समितियां होती थी उनको रजक पुकारा जाता था। फारसी भाषा में इस शब्द का अर्थ रोजी या रोटी देने वाला है, जिसका मंतव्य भी राजा से ही है। हम भली प्रकार से जानते हैं कि बुद्ध के पिता सुद्धोधन राजा होते हुए भी स्वयं हल चलाते थे। ऐसा लगता है कि बाद में वैदिक ब्राह्मणी वैमनस्य के कारण इस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया, यानी कपड़े धोने या रंगने वाला, क्योंकि यह उनके उद्योग धंधे का प्रमुख भाग था। ये आपको समझना है। सातवाहनों की राजधानी का नाम पैठान था, अतः उक्त स्थान से संबंधित उक्त समाज के अनेक लोगों का वंश नाम पैठान, पैठा, बौथा, बाथम, बाथ, वाथरे या वासरे मिलते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण का वंश नाम वाथम है। सातवाहनों के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है और वर्तमान समय में उनके जो वंशज हैं कौन कौन सी जातियों में बटे हुए हैं ये भी बताया है। ये टाक क्षत्रिय हैं और टाक क्षत्रियों की अनेक शाखाएं थीं और अनेक शाखाओं से बाद में जातियां बनाई गईं। जब इन्हें पराजित कर दिया गया, इनके राज छीन लिए गए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसको समझते हैं। लिखा है कि जो तक्षक लोग थे वो भगवान बुद्ध के काल में रजक के नाम से जाने जाते थे, जिसका अर्थ
रंगरेज या कपड़े धोने वाला था, मगर यह उत्पादन का धंधा था, सेवा का नहीं। कारण संघ समाज के लोग सेवा या भाड़े पर काम करने को महापाप मानते थे। इसी कारण उस समय जो रजक शब्द था वो अपमान का प्रतीक नहीं था। ये अपमान का प्रतीक बाद में जब हमारे यहाँ कुछ विदेशी लोग आए जिन्होंने भारत के राजाओं को पराजित करके उनके राज्य पे कब्जा किया, उनके वंशजों को जातियों में बांट दिया ताकि वो आपस में लड़ते रहें, कभी एक ना हो पाए। अगर ये एक हो जाएंगे तो फिर हम पे हमला शुरू करेंगे। यही कारण था कि एक ही समाज के लोगों को कई जातियों में तोड़ दिया है और अब वो जातियां आपस में ही लड़ने का कार्य करती हैं। यहाँ पर सीधा लिखा है कि जो तक्षक थे यानी मौर्य लोग थे वो उस समय रजक के नाम से जाने जाते थे। अब तक्षक कैसे मौर्य हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सातवाहनों के बारे में बताया था। उसमें एक एक शब्द को अच्छे से मैंने समझाया है और ये बताया है कि तक्षक और मौर्य एक ही लोग हैं, ये अलग अलग नहीं हैं और बाद में इनसे बहुत सी जातियों की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि जो धोबी समाज के लोग हैं वो अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे आसाम में वे राजक, भूपी और सुकल वैद्या के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में वे वरेठा और राजक के नाम से लोकप्रिय हैं, परंतु उनमें भी 4 उपजातियां हैं। कनौजिया, विलवार, वरगैया और विलवार ऊंचे माने जाते हैं क्योंकि वे अपवित्र कपड़े नहीं धोते हैं। एक ही जाति के लोग हैं और इसमें भी ऊंच नीच की भावना जुड़ी है, ये भी समझना है। अब बात करते हैं धोबियों के गोत्रों पर। उत्तर प्रदेश के कायस्थों की तरह धोबियों में भी माथुर, श्रीवास्तव और गोत्र या उपजातियों के नाम हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही आपको मैं समझा रहा हूँ। नीचे लिखा है साक्सैनिक कायस्थ जो सक्सेना कहलाते हैं। श्रावस्ती से निकले कायस्थ श्रीवास्तव कहलाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। जो आजकल सक्सेना लिखते हैं वो कौन थे? बुद्ध के समय में, महावीर के समय में जो शाक के लोग थे उनकी सेना में जो काम करते थे बाद में वही सक्सेना कहलाए हैं। साक सेना शब्द को ही परिवर्तित करके सक्सेना लिखा जाता है आजकल। और जो कायस्थ श्रावस्ती से निकले हैं वो श्रीवास्तव कहलाते हैं। और श्रीवास्तव का वास्तविक अर्थ होता है, श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ और वास्तव का मतलब होता है जो वास्तविक तथ्यों पर विश्वास रखता हो। यानी वो व्यक्ति जो श्रेष्ठ तो है ही लेकिन वो वास्तविक तथ्यों पर विश्वास करता है, वो श्रीवास्तव है। धोबियों में भी माथुर, गौड़, पाठक, राजपूत, श्रीवास्तव आदि उपजातियां या गोत्र हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के धोबियों में अगराई, अखतारा, भालाम, भट्टी, कंबोह, खोखर, कोहंस, माहमाता, रिखारी, लारली, लिपाल आदि गोत्र हैं। पंजाब में खुकरान, खत्री जिसमें बिज, आनंद, कोहली, भसीन आदि अपने को राजा खोखर का वंशज मानते हैं। यहाँ पर इतने गोत्रों की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यूं तो माना जाता है कि 7 जातियां प्रसिद्ध हैं, परंतु उससे कहीं अधिक नाम प्रचलित हैं, जैसे अयोध्यावासी, वैस, बाथम, बितोड़िया, देशवाद, कैथिया, कनौजिया, कथारिया, माथुरिया, पूर्विया, श्रीवास्तव और जैसवार आदि। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जिलों के आधार पर ही या प्रदेश की भाषा के नाम पर ही धोबियों की इन उपजातियों गोतों के नाम पड़ गए हैं। चौहान, छोनकर, सक्वार, जलछत्री, भदोरिया, दक्षिणवाल, उत्तराहा, वेलवार आदि नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कनौजिया और दूसरे दर्जे पर वाथाम और फिर माथुरिया और चौथे पर श्रीवास्तव का नंबर आता है। चौहान गोत्र भंगियों, कटीकों तथा चमारों में भी मिलता है। फैजाबाद में कुछ धोबी जैसवार भी लिखते हैं, परंतु देशवार नाम का उपजाति या गोत भी उनमें प्रचलित है। इस किस्म के नामों के 3 कारण हो सकते हैं। यह स्वयं उनके मौलिक नाम हो या चौहान तथा पाठक, राजपूत आदि जातियों का काम करने के कारण उनके नाम से पहचाने जाने लगे हों, या उन जातियों में से निकले या निकाले गए धोबी का काम करने के कारण धोबियों में शामिल हो गए हों। इसका कारण ये नहीं है कि इनमें जो गोत्र पाए जाते हैं, जैसा कि मैं
पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, वर्तमान समय में जितनी भी निचली जातियां हैं, आप इनके गोत्रों को देखिए। इनके गोत्र अधिकतर आपस में मैच करते हैं। कुछ राजपूतों से भी मैच करते हैं, मौर्यों से मैच करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इनके पूर्वज मौर्यों के अधीन या राजपूतों के अधीन काम करते होंगे, इसी कारण उनके गोत्र हो गए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। गोत्र पूर्वजों के आधार पर और महान व्यक्तियों के आधार पर बनते थे। किसी के अधीन काम करने पर गोत्र नहीं बनाए जाते थे। ये लोग वास्तव में उनके वंशज हैं, इसीलिए इनके वही गोत्र आज तक हमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति सरनेम चेंज कर सकता है लेकिन गोत्र चेंज नहीं कर सकता। आपको अपनी जाति का इतिहास जानना है तो सबसे पहले आप अपने गोत्र को जानो। जब आप अपना गोत्र जान लोगे, उसके आधार पे आप अपने इतिहास को भी जान सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने धोबी समाज के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और धोबी समाज के अलावा मैंने कुछ और जातियों का भी इतिहास आपको बताया। यहाँ पर फिर से मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ कि प्राचीन समय में हमारे देश में जो राजा थे, उनका जो जाति टोटम था वो चमर पशु था। ये आपको याद रखनी है। और जो लोग बाहर से आए, उन लोगों ने उन सारे राजाओं के वंशजों को चमर कहा है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने क्या किया कि कपड़ा बुनने का कार्य अपना लिया, तो वो बुनकर हो गए। और उनमें से कोली, कोरी, जुलाहे प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसी बुनकर समाज में से कुछ लोगों ने क्या किया कि कपड़े धुलने का काम अपना लिया, इसीलिए वो बाद में धोबी कहलाए। और कुछ लोगों ने रुई धुनने का काम किया, इसीलिए वो धुनिया जाति के हो गए। और कुछ लोगों ने क्या किया कि कपड़ों पर छापा लगाने का काम किया, तो वो छीपा जाति के हो गए। इन्हीं में से कुछ लोगों ने कपड़े सिलने का काम किया, वो दर्जी जाति के कहलाए। और ये सभी किसके वंशज हैं? उन राजाओं के वंशज हैं जिनका जाति टोटम चमर पशु था। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं और जातियों के इतिहास पर बात करूंगा। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।